वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपका एक वीडियो रहा था जस्ट पहले का, जो कि पार्ट 1 था, ठीक है। इस पार्ट 1 में केवीएस एनवीएस का जो स्टार्टिंग जितनी भी सारी पोस्ट थी, आपके असिस्टेंट कमिश्नर से लेके पीजीटी टीजीटी, ठीक है, इनकी सारी जो बेसिक डिटेल है कि क्या इनकी सैलरी रहती है, क्या इनका क्राइटेरिया है एज का, और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन सी है, सभी की मैंने बात कर चुका था और सभी की डिटेल आपको बता चुका था। और क्योंकि नोटिफिकेशन कंबाइंड वाला है केवीएस एनवीएस का, तो दोस्तों नोटिफिकेशन बहुत लंबा था, तो इसको दो पार्टों में मैंने डिवाइड करा था। एक पार्ट आपको मिल चुका है, सेकंड पार्ट जो कोशिश रहेगी कि इसी सेकंड पार्ट में आपका ये पूरा नोटिफिकेशन की जितनी भी आपकी रिमेनिंग डिटेल है वो सारी कंप्लीट करवा दूं। और अगर वैसे ज्यादा लंबी वीडियो बनती है तो दोस्तों इसको भी मैं एक पार्ट में और डिवाइड कर दूंगा, जिससे आपको चीजें देखने में, आपकी जो पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, पीआरटी के लिए हो, या फिर पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, तो कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों वो अपना सेक्टर अपनी इजिली वीडियो देख सके और वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। तो दोस्तों अब तक आपको पता है मैंने केवीएस में और एनवीएस में आपके असिस्टेंट कमिश्नर से लेके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी, उनके नंबर ऑफ कितनी पोस्ट आई है, कितनी कैटेगरी में है, ठीक है, और साथ ही उनकी एलिजिबिलिटी सब कुछ बता चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्लास अपन ने खत्म करी थी, यहीं से अब स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वापस जो स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कोई भी अपडेट हो आगामी, चाहे अगर थर्ड पार्ट भी बने तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमेशा मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई सा भी वीडियो देखो, किसी भी वैकेंसी का हमारा कोई सा वीडियो जब देखो आप, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जिससे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज या एसेंशियल चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है फॉर्म फिल करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो दोस्तों वो आपकी नजर में रहे, आपकी नॉलेज में रहे, ठीक है दोस्तों। यही आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें, चाहे आप वीडियो की स्पीड हल्की सी तेज कर लीजिए, ठीक है, पर वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है दोस्तों। वापस आते हैं दोस्तों, यहाँ पे यहाँ तक अपन ने पूरा करा था। स्टार्ट करेंगे प्राइमरी टीचर से। यहाँ पे म्यूजिक वाला है, ठीक है, म्यूजिक से स्टार्ट करेंगे कि आपकी प्राइमरी टीचर में अगर म्यूजिक है और आपका किसी का ऐसे वो डिग्री डिप्लोमा कुछ कर रखा है म्यूजिक से, तो उसके बारे में देखेंगे। लेवल 6 की ये पे स्केल रहने वाली है, 35,400 आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है। इसके बाद में जितने अलाउंस जुड़ेंगे वो ऐड कर देना है, ठीक है। एज का जो लास्ट है मैक्सिमम यहाँ पे 30 मांगी गई है, अपर एज लिमिट 30 साल, ठीक है। 30 साल से प्लस वाले बढ़ नहीं सकते। अगर वो एज रिलैक्सेशन के अंदर में आते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन में एजुकेशन वाले में आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट जो कि आपका 12th क्लास रहता है, ठीक है, वो मांगा गया है। 50% मार्क्स के साथ में आप तक जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन देखी, चाहे वो प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, वाइस प्रिंसिपल हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, मोस्ट ऑफ द 50% का जो क्राइटेरिया है वो मांगा गया है, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, आपकी कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर मास्टर डिग्री में, ठीक है। इसके बाद में बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है, किसमें, म्यूजिक में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स से आपने बैचलर डिग्री करी है तो ये एलिजिबिलिटी रखी गई है इसमें, ठीक है। साथ में आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, ज्ञान होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का, ठीक है, ये आपका है। और इसमें स्पेशल दिया गया है कि कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने म्यूजिक में डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, म्यूजिक में डिप्लोमा कर रखा है, तो दोस्तों वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपको पीआरटी म्यूजिक में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप म्यूजिक से अगर किया हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट से, है ना। साथ में आपका 12th क्लास 50% से पास होना जरूरी है, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी टीचर म्यूजिक का यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी टीचर, आपकी नॉर्मल वाली है, ठीक है, पे स्केल सेम रहेगी और एज का क्राइटेरिया भी अपर एज लिमिट सेम रहेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी है यानी आपकी 12th क्लास है वो भी यहाँ पे सेम रखा गया है विद 50% के साथ में, ठीक है। साथ में अगर 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड बोलते हैं, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, वो भी यहाँ पे मांगा गया है साथ में आपके, ठीक है। या फिर आपका 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 12th तो होना ही चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है आपको कि जब भी एलिजिबिलिटी की बात आती है तो दोस्तों किस एलिजिबिलिटी में क्या क्या क्राइटेरिया रखा है बहुत सोच समझ के देखना है आपको, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तब या तो आप पहले ध्यान रख लीजिए, नहीं तो आप जैसे फॉर्म फिल करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। और अगर आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो दोस्तों वहां पे आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों, और तब आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। साथ में ये आपकी एलिजिबिलिटी है, और साथ में क्या होना चाहिए, आपका सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, किसमें, पेपर फर्स्ट में, ये आपका पास होना चाहिए।
जिन कैंडिडेट को नहीं पता मैं वापस बता देता हूं कि आपका सीटेट है वो पिछले दिसंबर के समथिंग का लगा था, उसके बाद में जून जुलाई का, क्योंकि हर साल दो बार कंडक्ट होता है, तो जून जुलाई में आपका कंडक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब कारण प्रशासनिक कुछ रहे होंगे पर कंडक्ट नहीं हुआ, इस बार कंडक्ट होने वाला है। नोटिफिकेशन नहीं आया पर डेट जरूर जारी होगी, और डेट आपकी है 8 फरवरी 2026 को आपकी सीटेट की जो डेट है, एग्जाम डेट वो रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी जिनकी भी सीटेट क्लियर नहीं है वो सीटेट देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म जब भी जैसे नोटिफिकेशन आए आपको हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन का अपडेट मिल जाए और आप टाइम पे फॉर्म फिल कर दो सीटेट का। ठीक है, अब एक चीज, क्या अपेयरिंग मांगा जाएगा सीटेट? ठीक है, तो दोस्तों जहां तक है, किसी ने अगर फॉर्म भरा होगा, ठीक है, और किसी ने अगर फॉर्म भरा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि अगर अपेयरिंग मांगा गया ऑप्शन आ रहा है तो आप उधर से पता चल जाएगा, नहीं तो आपका कमेंट जितने आते हैं। दोस्तों पता तो मुझे सारी चीजें होता है, पर मैं ये देखता हूं कि जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कितने डेडिकेटेड है आपकी टीचिंग की और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कई विद्यार्थी होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत इंतजार करते हैं कि केबीएस और एनवीएस की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि सेंट्रल वैकेंसी होती है, सैलरी का कोई लफड़ा नहीं होता, बिल्कुल जैसे एक महीना होता है बिल्कुल फुल सैलरी आपको मिल जाती है। स्टेट की तरह नहीं होता जो 2 साल तक वेट करना पड़े, 2 साल तक आप आधी सैलरी से गुजारा चलाओ। ठीक है दोस्तों, इसलिए सबों की पसंद होती है केबीएस और एनवीएस की सेंट्रल की वैकेंसी जैसे आए, चाहे वो टीचिंग की हो या नॉन टीचिंग की, तो दोस्तों उसमें अपना नौकरी ले। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको जिनको पता है अपेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है सीटेट के लिए, तो दोस्तों वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बता भी सकते हैं कि दोस्तों हाँ सीटेट पे जो क्वालिफाई पूरा नहीं मांगा गया, अपेयरिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपको ये पूरी चीजें जानने के लिए कि एक फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या चीजें प्रोसेस होती है, क्या मांगा जाता है, क्या क्या डिटेल वहां फिल करनी होती है, तो दोस्तों उसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको क्लियर करूंगा कि सीटेट का अपेयरिंग मांगा जा रहा है, चाहे वो पेपर 1 की बात हो, पेपर 2 की बात हो। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं इधर पे, यहाँ पे दोस्तों ये एलिजिबिलिटी की बात कर ली है। ठीक है, साथ में यहाँ पे पेपर 1 मांगा गया है और आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर, जो कि आपका प्राइमरी टीचर में रहने वाला है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर के अंदर वो होता है, आपकी पे स्केल L6 से रहने वाली है, वही आपकी सैलरी बनेगी। अपर एज लिमिट आपकी 30 साल रहेगी। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है आपका, यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। ठीक है, 12th पास कितने 50% मार्क्स के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जितना नीचे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, इनमें से अगर आपके पास एक भी है तो दोस्तों वो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप एलिजिबल होगे। ठीक है, 12th तो होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। ठीक है, अब सेकंड क्या आता है, या तो 2 साल का आपके पास में डी एड होना चाहिए, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, किसमें, स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, इन एनी कैटेगरी। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, जब भी आप कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा करते हो स्पेशल एजुकेशन में, तो दोस्तों वहां पे आपको 3-4 आपको कैटेगरी मिलती है। ठीक है, आपकी एमआर हो जाती है, एमआई, आईडीडी, एचआर, वीआई, इस तरह के आपकी 5-6 आपकी ब्रांच बटी होती है, उन ब्रांच से आपको सेपरेट डिप्लोमा होता है वो करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका उनमें से किसी में भी हो तो दोस्तों वहां आप एलिजिबल होंगे, या फिर वो 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, किसी भी आपकी ब्रांच से, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये किसी ने करा है विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, किसमें, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, यानी अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में, तो उसके साथ ही 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा, तब जाके वो एलिजिबल होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसमें, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, किसमें, कोई कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, और साथ में 6 महीने का आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट, किसमें, वही एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, लास्ट बात करेंगे डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर। ठीक है, MRW। ठीक है, और इसके साथ में वही 6 मंथ का आपका सर्टिफिकेट कोर्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। रिमेनिंग अभी और बची है, उनको भी देख लेते हैं। देख लो दोस्तों, इतनी सारी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट में और हर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में कोई 6 महीने का होता है, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई डिग्री के रूप में रहता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के हिसाब से रहता है। तो दोस्तों हर एक की यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है, हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ करा हुआ रहता है। तो जो भी स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जो भी योग्यता रख रहा है, तो दोस्तों वो यहाँ पे फिल कर सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग टैब। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग, इसमें वीआई में, जैसे मैंने बोला था कि एक वीआई भी होता है। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा किसमें, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, इसमें एमआर मेंटल रिटार्डेशन, जैसे मैंने बताया था एमआर भी होता है। ठीक है, साथ में आपका किसमें ये ट्रेनिंग है, और साथ में 6 मंथ का जो आपका कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है वो इसमें मांगा गया है। इसके अलावा डिप्लोमा किसमें, हियरिंग लैंग्वेज में।
ठीक है, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में, साथ में आपका 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। इसके अलावा 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास होना चाहिए, और साथ में विद एनी आरसीआई, आरसीआई आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था होती है जो आपको स्पेशल एजुकेशन में विभिन्न प्रकार के कोई कोर्स होते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, उनसे सर्टिफाइड होते हैं सारी चीजें, ओके। उसमें अगर आरसीआई के द्वारा कोई 1 साल का ड्यूरेशन है, किस किस में, आपका कोई भी 12th के बाद में कोई अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट करा है ना, उसके साथ 6 महीने का आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें साफ लिखा है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी आपका आरसीआई के द्वारा अगर कोई और भी डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने कर रखा है तो दोस्तों वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। साथ में आपका सीटेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। साथ में आपका SC ST OBC PWD में लिखा 5% का रिलैक्सेशन वहां पे मिल जाता है, आपको सभी को पता है, ठीक है। और CRR नंबर यहाँ पे होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वैलिड CRR नंबर। यहाँ पे जितने भी कोर्स कर रखा है, किसने डिग्री कर रखा है, किसने डिप्लोमा कर रखा है, तो उनको दोस्तों CRR नंबर आपको मिलता है, वो CRR नंबर आपका वैलिड होना चाहिए, तभी यहाँ आपका जो कोर्स है ना वो वैलिड माना जाएगा, और तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अंडरस्टैंड है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसका मतलब है टीचिंग की जो पोस्ट थी आपकी PGT TGT, ठीक है, और PRT, जिसमें विभिन्न प्रकार के आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, सेक्टर अलग अलग ब्रांचें बटी होती है, उन सभी की डिटेल मैंने पूरी करवा दी है। अब जहां तक है पूरा नॉन टीचिंग वाला मामला आएगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से नॉन टीचिंग की पोस्ट स्टार्ट हो जाती है। नॉन टीचिंग में सबसे पहले बात करेंगे आपकी AO की, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पे स्केल L10 रहने वाली है, यानी 56,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगी, अलाउंस एड होके, तो दोस्तों काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपके, लगभग यहाँ पे 70,000 75,000 के आसपास। और अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 साल दी गई है, ठीक है। इसके बाद में क्या योग्यता है यार, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया यहाँ पे, ओनली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, किसमें, सेक्शन ऑफिसर के रूप में, ठीक है, एटलीस्ट इन पे लेवल 7, यानी आपका 3 साल का सर्विस होना चाहिए एसओ में सेक्शन ऑफिसर के रूप में, और उस समय आपकी जो पे स्केल है वो L7 के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। ये आप किसी भी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है ना, इसमें स्टेट नहीं दिया, ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेट नहीं दिया गया, या तो सेंट्रल या फिर ऑटोनोमस बॉडी। तो दोस्तों जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ, हो सकता है उनका मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लिखना भूले हो भी सकता है या नहीं भी, पर यहाँ पे जो लिखा है उसी को आप मानना होगा, ठीक है। और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी AO की जो योग्यता है वो है, ठीक है। इसके बाद में फाइनेंस ऑफिसर की बात करते हैं, FO की, ठीक है, पे स्केल L7 रहने वाली है, और मैं जो आपकी मंथली सैलरी है वो 44,900 से स्टार्ट होकर आपकी लगभग 55,000 के आसपास बनेगी, ठीक है। अपर एज लिमिट 35 साल। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस पे बात करते हैं कि एक फाइनेंस ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, ठीक है, किसमें, कॉमर्स में, विद 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर है। और एट लिस्ट 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी आपका ये 50% है, ठीक है, वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, साथ में, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है दोस्तों। और उस समय आपकी जो पे स्केल है वो L6 की रहे, अगर है तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, अगर किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है, किसमें, कॉमर्स में, विद 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है, तो दोस्तों वहां पे वो एलिजिबल होगा। साथ ही क्या चाहिए, 4 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स में, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या ऑटोनोमस बॉडी हो, ठीक है, और उस समय आपकी पे स्केल L6 की होनी चाहिए। लास्ट बात करेंगे, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसके साथ में, CA, ठीक है, CA या फिर ICWA या फिर MBA, किसमें, फाइनेंस में, या फिर PGDM होना चाहिए, ठीक है, 2 साल का, ठीक है, 2 साल का रेगुलर वाला होना चाहिए। तो ये चीज है जिसके पास है। साथ में 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है, किसमें, ऑडिट एंड अकाउंट्स में, तो दोस्तों चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, ऑटोनोमस में 4 साल का एक्सपीरियंस रखता होगा, और ये इस प्रकार की आपकी योग्यता होगी, तो आप वहां पे एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश का आपका जो टीचिंग वाला ज्ञान है, आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। आगे आ जाते हैं, IN आ जाता है असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर आ जाता है, IN बोला जाता है।
ठीक है। पे स्केल 7 है, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स, 35 साल की अपर एज लिमिट है यहाँ पे। इसके बाद में क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, किसमें, या तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये दो ही आपकी यहाँ ब्रांच मांगी गई है, ओनली सिविल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस किसमें, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंसर्न ब्रांच, या तो अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो दोस्तों उस ब्रांच से संबंधित 2 साल का एक्सपीरियंस, सिविल है तो उससे संबंधित 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में एएसओ का पोस्ट आती है, ठीक है। एएसओ यानी आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसमें पे स्केल आपकी L6 रहने वाली है, लास्ट एज आपकी 35 साल दी जाएगी, ओके। इसके बाद में डिग्री की बात करते हैं, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ब्रांच से, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप बीए हो, बीसी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो सकता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। साथ में वर्किंग, आप कहीं काम कर रहे होंगे इस पोस्ट पे, या तो यूडीसी पे, फिर या फिर एसएसए, ठीक है, इसके जो भी आपका इक्विवेलेंट है, और रेगुलर बेसिस ऑफ 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी यूडीसी या एसएसए वाली पोस्ट पे, चाहे, ठीक है, रेगुलर वाला होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ऑटोनोमस बॉडी, या फिर स्टेट नहीं दिया गया तो इसको क्लियर मान के चलना अपन को, ठीक है। ये आ गई एएसओ के बारे में। अब आ जाते हैं जूनियर ट्रांसलेटर, ठीक है। ये जूनियर ट्रांसलेटर आ चुका है। जूनियर ट्रांसलेटर में दोस्तों आपकी पे स्केल L6 की रहेगी, ठीक है, L6 की रहेगी, 30 साल लास्ट एज है आपकी, ठीक है। इसके बाद में योग्यता की बात करते हैं, तो दोस्तों आपके पास में मास्टर डिग्री हो, ठीक है, इन हिंदी विद इंग्लिश कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, डिग्री लेवल, ठीक है। यानी आपका जो मास्टर डिग्री है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक, हिंदी या इंग्लिश से, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए, किसी से भी एक से, और यही आपकी सब्जेक्ट आपके डिग्री लेवल में होना चाहिए, या तो मेन सब्जेक्ट के रूप में या कंपलसरी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आपका, ये तो फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में मास्टर डिग्री होनी चाहिए किस आपका हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, और यही सब्जेक्ट आपके कंपलसरी में, जिससे आपकी मास्टर डिग्री हो वही आपकी सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन लेवल में मानी जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में थर्ड आता है पॉइंट, आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसमें, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी सब्जेक्ट, किसी में भी आपके मास्टर डिग्री हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, किसी में भी हो, पर आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश अदर देन, यानी हिंदी और इंग्लिश के लिए अलावा आपकी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, साथ में हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ठीक है, वो, और यही सब्जेक्ट आपके हिंदी इंग्लिश आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें होना जरूरी है, ओके। फोर्थ पॉइंट आते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखा यहाँ पे मास्टर डिग्री वापस मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, मीडियम आपका हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी रहा हो, और वही सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे देखने को ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, और इसके अलावा और क्या चीज है इसमें, इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है आइदर ऑफ टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, या तो आपका हिंदी इंग्लिश कोई सा भी हो, आइदर टू, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, और साथ में वही आपकी ग्रेजुएशन लेवल की सब्जेक्ट होनी चाहिए। साथ में इसके अलावा क्या है, यहाँ तक की आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इनके अलावा क्या जरूरी है आपका, मास्टर डिग्री के रिलेटेड ये इनमें से कोई सा भी एक चल जाएगा आपका। इनके अलावा आपका या तो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो, किसमें, ट्रांसलेशन में, ठीक है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, ठीक है, आपका कोई भी डिप्लोमा करा हुआ है, सर्टिफिकेट करा हुआ है, ठीक है, किसमें, ट्रांसलेशन में, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाला मामला हो तो वहां पे वो एलिजिबल है। या फिर इसके अलावा किसी ने 2 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क में, ठीक है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाली, कि हिंदी से इंग्लिश हो, इंग्लिश से हिंदी हो, ठीक है, वो सेंट्रल, स्टेट, ठीक है, इनमें कहीं, या फिर आपकी गवर्नमेंट की कोई भी अंडरटेकिंग कोई भी संस्था हो, वहां पे अगर 2 साल का अगर उसके पास में एक्सपीरियंस है ट्रांसलेटर वाला, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मास्टर डिग्री का तो कॉमन है, इनमें से भी कोई सी मास्टर डिग्री रिलेटेड आपकी योग्यता अगर है, साथ में ट्रांसलेटर का आपका कोर्स हो, डिप्लोमा हो, या फिर एक्सपीरियंस हो 2 साल का, तो वहां पे वो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात थी आपकी ट्रांसलेटर पोस्ट की। नेक्स्ट आता है सीनियर असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। इसकी पे स्केल आपको L4 पे रहेगी, ठीक है, और 30 साल मैक्सिमम एज मांगी जाएगी। योग्यता की बात करें तो आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, ठीक है, किसी कोई सी बैचलर डिग्री हो, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आप कहीं ना कहीं काम करते होंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे, यानी एलडीसी पे, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट कोई सी भी ऐसी जॉब हो जो इसके इक्विवेलेंट हो, रेगुलर हो, ठीक है, और कितने साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो या ऑटोनोमस कोई सी भी संस्था में काम कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश का भी आपका नॉलेज होना चाहिए। ये बात होगी आपकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की,
ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है। अब पहले आपने देखा होगा, अभी आया था बीच में एक योग्यता SSA, ठीक है, UDC या फिर SSA, अंडरस्टैंड। इसके बाद में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट भी है सेकंड भी है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, दोनों ही वैकेंसी देखने को मिली है। अब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, शुरुआत में मैं टेबल थी, टेबल में सारी चीज मैंने बोला था, आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो उसे पता होता है कि उसकी कौन सी कैटेगरी है और कितनी पोस्ट आई है, ठीक है दोस्तों, वो अपनी आप शुरुआत में देख सकते हो, पार्ट 1 जो भी वीडियो बनी है, ठीक है। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, पार्ट 1 की जो वीडियो बनी है तो दोस्तों उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आपको सबसे लास्ट में टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे पार्ट सेकंड की जगह मैंने फर्स्ट कर दिया है, ठीक है, जहां तक फर्स्ट हुआ है दोस्तों उसको सेकंड मान के चलिएगा, शायद वो गलती हो गई है, ठीक है, क्योंकि दोबारा अपलोड नहीं हो सकता था, इसलिए एक बार में ही हो गया वो, इसलिए वापस मैंने जहां तक है ये चीजें गलती हुई है आपको, इसलिए ये चीजें बता दूं मैं, ठीक है, क्योंकि आप बार बार कमेंट करो वापस कि ये चीजें गलत हो गई, तो दोस्तों उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चीजें बताई है आपको। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट ग्रेड 1 है, ठीक है, इसकी लेवल पे स्केल 6 रहने वाली है, 30 साल की अपर एज लिमिट है, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा गया है मात्र, ठीक है, और आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है, ठीक है, वो 100 WPM में होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश से हो या हिंदी से हो, ठीक है, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 45 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, चाहे आप इंग्लिश में कर रहे हो या हिंदी में कर रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। आपको 100 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी रखी जाएगी, उससे आपको आना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे आपकी 45 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, चाहे वो आप इंग्लिश से हो या हिंदी से, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के रूप में, जो कि रेगुलर बेसिस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो आप सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस बॉडी किसी भी संस्था में आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी इंग्लिश की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ग्रेड फर्स्ट स्टेनोग्राफर में आप अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको यहाँ पे 5 साल का रेगुलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है उसके रूप में, तभी आप ग्रेड फर्स्ट में जा पाओगे, ठीक है। स्टेनोग्राफर फर्स्ट की बात तो कर ली, सेकंड की बात करते हैं, पे स्केल 4 है, ठीक है, और 27 साल लास्ट एज क्राइटेरिया दे दिया गया है, ठीक है, और इसमें भी मात्र आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मात्र आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, और जो आपका स्किल टेस्ट का नॉर्म्स है, स्किल टेस्ट रिलेटेड, तो दोस्तों यहाँ पे स्किल टेस्ट में आपकी जो स्पीड रहेगी वो 80 WPM की रहने वाली है, 80 WPM जो आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। आपकी ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम है वो 50 मिनट का मिलेगा, किसमें, इंग्लिश में 65 मिनट का टाइम मिलेगा हिंदी में, ठीक है, और ये सारा काम होगा कहाँ पे, ऑन कंप्यूटर पे, ठीक है, हो गया क्लियर। ग्रेड 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट अब आता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे नॉर्मल LDC भी बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल LDC भी बोला जाता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, JSA, जिसे LDC भी बोला जाता है, ठीक है। इसका पे लेवल पे स्केल 2 है, 27 साल की लास्ट लिमिट है, और रिलैक्सेशन मिला के जो भी कैंडिडेट को कैटेगरी बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। साथ में 12th तो पास होना ही चाहिए, ये बात थी आपकी केवीएस में, ठीक है दोस्तों। वापस केवीएस एनवीएस का अलग क्राइटेरिया आ गया वापस यहाँ पे, केवीएस में ओनली आपका 12th पास होना चाहिए, और आपकी जो स्पीड है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग, इंग्लिश के लिए 35 है, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट है। एनवीएस की बात करते हैं दोस्तों, एनवीएस में दोस्तों यहाँ पे और क्वालिफिकेशन दे दिए, आपको 12th पास तो होना ही चाहिए, और सेम आपकी स्पीड किसमें, 30 तो इंग्लिश में और 25 हिंदी में, ठीक है, यानी एनवीएस में 5 WPM की स्पीड दोनों में कम करी हुई है, ये चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा आपका पास्ट विद 2 लेवल, ठीक है, यानी आपका वही 12th पास होना चाहिए, CBSE से या आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की 12th पास हो, ठीक है। साथ में आपके पास है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट, आपका कोई सा भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया हो, ठीक है, या फिर इसमें विद लिखा है, आपको ये चीज देखनी है, ठीक है, विद लिखा है, यानी आपका यहाँ पे जो सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी 12th है, तो उसमें आपका ये अगर किसी का पास सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, तो दोस्तों वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। डिजायरेबल दोस्तों, डिजायरेबल इसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप देख सकते हो, पहुंच कर वीडियो पहुंच करके रीड आउट कर सकते हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर ऊपर की क्वालिफिकेशन है तो वही बहुत है आपको फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आते हैं, इसके अलावा देख सकते हो अब आता है लैब अटेंडेंट, ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा पोस्ट नहीं बची है। लैब अटेंडेंट की पे स्केल L1 की रहने वाली है, लास्ट एज 30 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मात्र 10th पास मांगा गया है,
एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, लेबोरेटरी टेक्निक में, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्निक में आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th पास के साथ में, या फिर आपका 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट आपका मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस की पोस्ट आ जाती है, जो आपकी हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस में रहेगी, ठीक है। अब इसमें आपका चाहे वो केवीएस की बात हो या एनवीएस की बात हो, दोनों के हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस होते हैं, वहीं पे आपको ये मल्टीटास्किंग की पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। L1 पे स्केल रहेगी आपकी, और 30 साल आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने के लिए, और मात्र आपको चाहिए 10th पास ओनली। 10th पास हो, कोई भी कैंडिडेट हो, 30 साल एज के क्राइटेरिया के अंदर आता हो, तो वो एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। लास्ट सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक है, पूरी कंप्लीट चीजें बता दी है। अब आपका जो भी अपर एज लिमिट थी सभी में, तो दोस्तों अब रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितना मिलेगा वो आप ऐड कर लेना। रिलैक्सेशन पे आते हैं, अब सारी पोस्ट आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, जितनी पोस्ट थी उनकी क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन वाला क्राइटेरिया, सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन सभी के लिए कॉमन होने वाला है, ठीक है। एससी की बात करते हैं, आपको यहाँ पे एससी कैटेगरी के साथ में जितनी भी आपकी पोस्ट है, किस तरह से रिलैक्सेशन का प्रावधान है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, ठीक है, 3 साल का। साथ में वुमेन सभी कैटेगरी की, ठीक है, वुमेन है सभी कैटेगरी की, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी। अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, ठीक है, और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, पर वो अप्लाई कर रही हो पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन या फिर पीआरटी पोस्ट के लिए, तो दोस्तों वहीं पे आपको 10 साल की छूट मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। क्लियर। अब कोई रेगुलर है, एनवीएस का एम्प्लॉय है, या फिर उसे 5 साल की छूट है, ठीक है। यहाँ कैटेगरी का कोई लफड़ा नहीं है, किसी भी कैटेगरी में हो, पर रेगुलर एनवीएस का कोई एम्प्लॉय है, वो किसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो, तो दोस्तों वहां 5 साल की छूट मिलेगी। सेम ऐसी केवीएस का हो तो उसे 5 साल की छूट मिलेगी जनरल में, ठीक है। ओबीसी वालों को 8 साल, एससी एसटी के लिए 10 साल। यहाँ पे अंतर देख सकते हो, आपको एनवीएस में 5 साल की छूट हो, कोई आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, 5 साल की छूट है, कॉमन है। पर वहीं केवीएस में आपको अगर रेगुलर एम्प्लॉय है और वो अप्लाई कर रहा है किसी ना किसी पोस्ट के लिए, तो दोस्तों वहां पे कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ में कोई कैंडिडेट है 3 साल कंटिन्यू सर्विस है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, और सेम या अलाइड कैडर हो, ठीक है, उसमें उस कंडीशन में जनरल में आपको 5 साल की छूट है, ओबीसी में 8 साल, एससी एसटी के लिए 10 साल की छूट है। वहीं पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है, जिसे आप पीडब्ल्यूबीडी बोलते हो, ठीक है, शॉर्टकट में। उसमें एससी एसटी को 15 साल की छूट है, ओबीसी भी नॉन क्रिमिलेयर में 13 साल की छूट है, जनरल वालों के लिए, यूआर के लिए 10 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में इनके अलावा अगर इस कैटेगरी में कोई इंप्लॉय है, कौन, 5 साल का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, एडिशनल 5 ईयर एज रिलैक्सेशन टू केवीएस एम्प्लॉय। अगर कोई केवीएस एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में बिलोंग कर रहा है, कैटेगरी कोई सी भी है, तो दोस्तों वहां पे 5 साल का और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन वहां पे उसको मिल जाएगा, ठीक है। इन सभी में आप +5 कर दीजिएगा, ठीक है, अगर वो कैंडिडेट है रेगुलर सर्विस केवीएस के एम्प्लॉय में, ठीक है। इसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ठीक है, अगर हेडक्वार्टर आरओ में है इन एनवीएस, ठीक है, तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या डेली बेसिस, तो दोस्तों वहां पे उनको 5 साल का, अगर एनवीएस में हेडक्वार्टर या आरओ में रीजनल ऑफिस में एमटीएस पोस्ट पे कार्यरत हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, तो दोस्तों वहां पे भी उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग रिलैक्सेशन है, ठीक है, कैटेगरी वाले देख लेना, ग्रुप ए वाले पोस्ट के लिए, ग्रुप बी के पोस्ट के लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, साथ में एनवीएस में एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंडीशन में आपको रिलैक्सेशन बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा इसका क्राइटेरिया, एजुकेशन जो क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट हो गया है। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, जो आपकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग, ठीक है, एक वो, साथ में आपका एग्जाम पैटर्न, किस पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ठीक है, और कितने स्टेज में कितने चरण में वो एग्जाम कंडक्ट होगी, वो बचा है। तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं लगेगा, सिर्फ उसी पे आते हैं डायरेक्ट। और दोस्तों कोई एसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी किसी भी कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों उस पर भी बात कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपका यहाँ पे बचा है क्या चीज, एग्जाम स्कीम, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, लास्ट यही बचा है, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी 2 स्टेज होगी आपकी, ठीक है, फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द पोस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट will be prepared by weightage of 85% and 50% to the marks of obtained candidate in tier 2, ठीक है, इंटरव्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इंटरव्यू कितने का होगा, 100 मार्क्स का।
अब यहाँ पे बताया गया है कि एनवीएस में कौन कौन सी पोस्ट है और केवीएस में कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है, जिनके लिए टायर 1 टायर 2 आपका रहने वाला है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे केवीएस और एनवीएस में पोस्ट दी गई है उनमें टायर 1 भी होगा, टायर 2 भी होगा और आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा। और इंटरव्यू के लिए जो आपका वेटेज है मेरिट लिस्ट का वो किस तरह से रहेगा, आपका 85% और 50% का, ठीक है, यानी आपका जो 85% है वो आपका टायर जो सेकंड होता है लास्ट वाला उसका रहेगा, 50% आपका वेटेज रहेगा इंटरव्यू का, उसी के बेस पे आपका लास्ट फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी, ठीक है, अंडरस्टैंड है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहेगा। केवीएस में आपकी असिस्टेंट कमिश्नर आ गई, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर आ गई, प्रिंसिपल आ गया, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपका एनवीएस में देख सकते हो वही असिस्टेंट कमिश्नर आ गया, प्रिंसिपल आ गया, यहाँ पे आपकी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ पे आई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट आ गई एंड लाइब्रेरियन, पीआरटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, आईएन और जूनियर ट्रांसलेटर, इन सभी में यहाँ पे आपको टायर 1 टायर 2 और आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। वहीं आपका एनवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी ही में ही मात्र आपका टायर 1 टायर 2 और आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इनके अलावा जितनी भी रिमेनिंग है पीआरटी अगर है, ठीक है, और आपके सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड 2 और मल्टीटास्किंग, इनमें आपका कोई सा भी इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड है कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट, ठीक है, यानी आपका जिसमें भी स्किल टेस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट है, केवीएस में रहेगी आपकी स्टेनो ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, वहीं पे एनवीएस में भी आपका जेएसए वाली पोस्ट रहेगी जिसमें आपका स्किल टेस्ट लगेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देयर विल नाइदर बी इंटरव्यू और नॉर द टेस्ट, यानी वो पोस्ट जो एनवीएस और केवीएस दोनों में है और उनमें ना तो इंटरव्यू लगेगा और ना ही स्किल टेस्ट लगेगा, ठीक है, उसमें जो टायर 2 होगा उसी के बेस पे आपका स्कोर कार्ड होगा, उसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है, एएसओ है आपकी केवीएस में और एसएस है केवीएस में, वहीं एनवीएस में लैब अटेंडेंट और एमटीएस की पोस्ट है जिनमें आपका ना तो इंटरव्यू लगेगा ना ही स्किल टेस्ट लगेगा। टायर 2 के आपके स्कोर कार्ड के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। अब आगे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो टायर 1 है उसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। टायर 1, ठीक है, टायर 1 विल बी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग, ठीक है, यानी जो टायर 1 है आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा, जो भी आपकी मेरिट जाएगी कट ऑफ जाएगी उसको आपको पार करना पड़ेगा, पर उसके मार्क्स है वो आगे आपके ऐड नहीं होंगे, मात्र क्वालिफाई माना जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ओएमआर बेस्ड रहेगा, ठीक है, और जो टाइमिंग मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा आपको, विदाउट एनी टाइम लिमिट ऑफ ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे टोटल 6 पार्ट देखने को मिलेगा, रीजनिंग, ठीक है, न्यूमेरिक एबिलिटी, मैथ, बेसिक, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कौन कौन से आएंगे वही बता देता हूँ। रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं पे आपका मैथ आएगा, सेम आपकी चाहे पूरे कितने यहाँ पे 4 पार्ट है, कौन कौन से, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, कंप्यूटर और जीके, इनके 20 क्वेश्चन आएंगे ईच पार्ट में, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स आपको 60 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में लैंग्वेज वाले टेस्ट लगेगा, कौन सा, इंग्लिश का, उसके 10 क्वेश्चन या 30 मार्क्स के, और इसके बाद में लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न लैंग्वेज, यानी आप चाहे वो हिंदी, नेपाली, असम कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चनों के जो मार्क्स है 300 मार्क्स हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा आपका इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग इन एनवीएस टायर विल बी क्वालिफाइंग, ठीक है, ओएमआर बेस, ये आपका जो टायर वो एमटीएस वाला पोस्ट है उसके लिए है बेसिक, ठीक है। इसमें वही 4 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको, कौन कौन से, एक तो जीके विद करंट, ठीक है, 20 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साथ में आपका एक लैंग्वेज आएगा इंग्लिश का, उसके 20 क्वेश्चन, और कोई सी भी अदर लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश के अलावा उसके 20 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये आपका मल्टीटास्किंग हो गया है एनवीएस के हिसाब से। दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह का रहेगा, आप देख लीजिए। ये बाकी की बेसिक जानकारी दी गई है कि एग्जाम पैटर्न में किस तरह से क्वेश्चन सेट होके आएंगे, ठीक है। आपको मतलब उस चीज से भी नहीं होना चाहिए, आपको मतलब ये है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिया गया है, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट आएगी वो भी बता दिया गया है। तो आपको अपना जो टॉपिक है अपना सब्जेक्ट का है वो बिल्कुल क्लियर कट रखना है। तो चाहे किस तरह से भी 20 क्वेश्चनों का भी निर्धारण है, ठीक है दोस्तों। पहली बात, क्वेश्चनों का भी निर्धारण है, तो कंफ्यूजन होने की वैसे भी जरूरत नहीं है। आपको कौन सी सब्जेक्ट आपकी बढ़िया है पहले उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, और चाहे उसके अंदर कैसा भी बदलाव आया हो तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको
आपको परफेक्ट होके चलना है, ठीक है। इसके बाद में देख ले, यहाँ पे देखते हैं जो टायर 1 है, विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट टायर 2, यानी टायर 1 में जो भी कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है, अपीयर होंगे टायर 2 में, वो किस तरह से होंगे, 1:10, यानी एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को लिया जाएगा, यानी 10 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। मान लो एक पोस्ट के लिए जो भी पोस्ट हो आपकी, टीजीटी पीजीटी कोई सी पोस्ट हो, मान लो 500 पोस्ट है, ठीक है, 500 के 10 गुना ले लेंगे, यानी 5000 स्टूडेंट है, वो टायर 2 के लिए अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों, और ईच कैटेगरी, चाहे से वो पोस्ट के हिसाब से हो या कैटेगरी के हिसाब से हो, आपको 10 गुना वहां पे ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है टायर 1, ठीक है, टायर 1 ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी आपकी, 1/3, दोस्तों 1/3 बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो यानी आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो वो बहुत सोच समझ के आपको करना है, एक्यूरेसी के साथ आपको जो क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये आपका हो गया है। इसके अलावा आपको नेगेटिव मार्किंग पता चल गई, ठीक है, और साथ में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ये भी क्लियर हो गया है। आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या चीजें है जो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। टायर 2 पे आते हैं दोस्तों। टायर 2 में आपका जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग आपका वही 2.5 घंटे का रहने वाला है, ओके। पेन पेपर यानी OMR बेस से रहेगा, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, किसी भी टाइम के लिए, किसी पार्ट के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, टोटल आपको टाइम दिया जाएगा, उसी में सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। टायर 2 उसमें क्या आएगा, डिटेल सिलेबस ऑन KVS NVS वेबसाइट, यानी अभी यहाँ पे सिलेबस कोई यहाँ पे दिया नहीं है, पर टाइम पे ही, जैसे अभी वेबसाइट आप चेक करते रहिएगा KVS और NVS की, ठीक है, और CBSE बोर्ड की भी, कि तीनों के ही द्वारा आपका जो नोटिफिकेशन के रिलेटेड जो भी अपडेट हो, तीनों पे अपडेट होते हैं, ठीक है। इन तीनों के जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट के, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, अगर नहीं करा कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे जैसे ही कोई आपका अपडेट हो KVS NVS में किसी भी पोस्ट के रिलेटेड, ठीक है, आपके यहाँ एग्जाम डेट से एग्जाम एडमिट कार्ड, आंसर की, आपका रिजल्ट, ठीक है, तो वो पूरा लास्ट तक जब तक आप जॉब नहीं लगाओगे, सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, इसलिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है। इसमें आपका क्या पैटर्न रहेगा, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों लगेगा, ऑब्जेक्टिव के 60 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव के 70 होंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो 70 हो जाएंगे, मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है, यानी 60 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स, वहीं पे डिस्क्रिप्टिव के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे लेके चलना है। अलग अलग भी हो सकता है कि जो टॉपिक है कौन सा रहता है, ऐसे है, लेटर है, एप्लीकेशन है, या फिर अदर कोई भी रिपोर्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके 40 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 70 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के हो गया टायर 2, ठीक है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी, वो क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्या है, 1/4 ऑफ मार्क्स रहेगी, जिसमें आप एक, मतलब ये मान लो जहां आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 100 क्वेश्चन में से आप 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वहीं अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये मान के चलिए आप 80 क्वेश्चन जरूर, यानी 20 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा जरूर अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अगर वो 20 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे, ये तो ये मान के चलिए कम से कम 5-10 मार्क्स तो आपके ऐड होने ही जाहिर है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हेल्प करता है कम नेगेटिव मार्किंग वाला, ठीक है। इसके अलावा आगे आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के लिए कौन होगा, कितने होंगे, जो शॉर्टलिस्ट होगा टायर 2 में। अब टायर 2 में कितने शॉर्टलिस्ट होंगे, 1:3, यानी 3, जितनी आपकी कैटेगरी में पोस्ट है उसके 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टायर 2 के लिए लिया जाएगा। टायर 2 में 5 जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो लिया जाएगा, सॉरी कितना, इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की बात हो रही है यहाँ पे, यानी आपको जितनी कैटेगरी में पोस्ट है उसका 3 गुना ले लिया जाएगा। इस कंफर्म है, ठीक है। अब ये बात थी इंटरव्यू वालों के लिए जिनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और जिनमें स्किल टेस्ट है, ठीक है, फॉर स्किल टेस्ट, जिनमें स्किल टेस्ट है, तो दोस्तों वहां पे क्या कितना लिया जाएगा, आपका 1:5, ठीक है, 1:5 आपका यहाँ पे लिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। ओके, क्लियर है। इंटरव्यू के लिए 1:3 और स्किल टेस्ट वालों के लिए 1:5। ओके, स्किल टेस्ट की बात करते हैं, आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। कि क्या आपका जो स्किल टेस्ट है ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर और ग्रेड 2 साथ में आपका JSA है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो क्या आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट है, किस तरह से है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे आपकी JSA की, जो कि आपकी KVS में रहेगी, ठीक है। JSA, इसमें टाइपिंग टेस्ट लगेगा कंप्यूटर पे, ठीक है। स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 मांगी गई है, 35 WPM की, हिंदी में 30 WPM की, जो कि आपका मात्र क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हो सकता है, जिसमें आपका MS वर्ड आएगा, MS एक्सेल,
MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट और इंटरनेट। इस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखने को मिलेगा और उसके 100 मार्क्स आपके यहाँ पे निर्धारित होंगे, ठीक है, जिसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स तो लाना ही चाहिए, यानी 100 में से 40 मार्क्स आपके आने चाहिए, तब जाके वहां क्वालिफाई माने जाएगा। उसके बाद में जितनी एक आपकी कट ऑफ जाती है एक्स्ट्रा, तो मेरिट तो उस हिसाब से बनेगी, पर पास होने के लिए उस लाइन में आने के लिए 40% जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया केवीएस में जेएसए की पोस्ट। अब आती है जेएसए की पोस्ट, किसमें? आपका एनवीएस में। आपकी वही टाइपिंग टेस्ट होगी, स्पीड आपकी यहाँ पे कम मांगी जाएगी, 5 कम हो जाएगी, 30 WPM में इंग्लिश में, हिंदी में आपकी 25 WPM सबसे कम आपकी स्पीड मांगी गई है, जो कि मात्र क्वालिफाई नेचर है, ठीक है, क्वालिफाई नेचर है। इसके बाद में यहाँ पे कोई आपका सीपीटी नहीं लगेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा एनवीएस में, ठीक है। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात करते हैं, ठीक है। ग्रेड 1 की बात में आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है उसमें वो आपका 80 WPM है ग्रेड फर्स्ट में, ठीक है, और आपका यहाँ पे 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा ग्रेड 2 के रूप में, तभी आप ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पे ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 80 WPM की स्पीड यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं है, पर ग्रेड फर्स्ट में 80 WPM की जहां आप स्टार्टिंग में देख लिया है तो वो होगा, पर इन्होंने यहाँ पे टेबल में बिल्कुल कॉमन दिया है, तो दोस्तों अपन को इसी हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। डिक्टेशन 10 मिनट की दी जाएगी आपको, ठीक है, स्पीड रहेगी 80 WPM की, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको टाइम मिलेगा 50 मिनट का टाइम इंग्लिश में, 65 मिनट का टाइम हिंदी में, ठीक है। और साथ में टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका, जिसमें इंग्लिश में आपकी स्पीड मांगी जाएगी 40 WPM की, हिंदी में 35 WPM की। अब ये पूरा प्रोसीजर होगा क्या? क्वालिफाई हो मांगा जाएगा, चाहे से आपकी स्टेनो वाली डिक्टेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट हो, ये आपका क्वालिफाई नेचर है, इससे कोई मार्क्स आपके यहाँ पे निर्धारित नहीं है, ठीक है। पर साथ में यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें वही आपका चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट से रिलेटेड 100 मार्क्स आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और पास होने के लिए 40% लाना जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया स्किल टेस्ट, जिन में स्किल टेस्ट होगा, चाहे वो टाइपिंग हो या शॉर्ट हैंड हो, ठीक है। अंडरस्टैंड, क्लियर है? अब देख लेते हैं और क्या रिमेनिंग बच गया है, ठीक है दोस्तों। अब जहां तक है सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। फिर भी एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है अब वही बची है। सिमिलरली द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सिमिलरली इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एग्जामिनेशन सिटी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑफ टायर 2 इंटरव्यू स्किल टेस्ट डिस्प्ले 15 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्जाम सेंटर है, ठीक है, सिटी है, डेट है, शिफ्ट है, वो कब रहेगी, तो जो जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उसके 15 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपको ईमेल पे, आपके टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है, इनके द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब है, कहाँ कौन से शहर में है, कौन सी डेट है, क्या शिफ्ट रहेगी, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका चाहे वो टायर 1 हो, टायर 2 हो, इंटरव्यू हो, स्किल टेस्ट हो, सबके लिए आपको टाइम से पहले 10-15 दिन पहले अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको आपकी जो ईमेल है, आपके मोबाइल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट फिल करने हैं आवेदन में, ठीक है। इस चीज को आपको सोच कर समझ के फिल करना है कि आप किसी अदर रो के जो मोबाइल नंबर है वो ना डाले, ठीक है, अपना ही डाले। जो ईमेल आईडी आपकी वैलिड है, जो रेगुलर चल रही है आपके फोन में, उसी को वहां पे फिल करें। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं और भी देख लेते हैं। अब जहां तक ये सारी चीजें मैंने बता दी है, आपको ये छोटी छोटी चीजें बचेगी जो आपको पूरे एक नोटिफिकेशन में ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एग्जाम दोगे उसकी ओएमआर सीट, ठीक है, और साथ में आपके आंसर की वो सारी डिस्प्ले होगी, ठीक है। आपका जब भी एग्जाम लग जाएगा उसके बाद में जब भी आंसर की अपलोड होगी, साथ में आपकी ओएमआर भी अपलोड हो जाएगी कि आपने क्या, आपकी जो ओएमआर है उसमें आपने क्या टिक करा था और आंसर की में क्या है। और उसके लिए अगर किसी को ऑब्जेक्शन लगाना है तो दोस्तों ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 रुपए पर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं पहले बोल रहा हूं, इस बार हमारी नोटिफिकेशन आया है, एलिजिबिलिटी काफी चेंज हुई है, ठीक है। जिन्होंने बहुत पहले दिए एग्जाम 3-4 साल पहले, उनको पता हुआ एलिजिबिलिटी काफी चेंज हुई है। आपको एक क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन है तो दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे उसका फायदा मिलेगा, चाहे वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, ठीक है। यानी उस एक से लेके 1, 2, 3 मार्क्स अगर लाने हैं, आपको क्वेश्चन सही लग रहा है और उनकी आंसर की में गलत है, तो दोस्तों ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपए तो भुगतान करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों इसके लिए मैंने बोल ही दिया था
कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपका कमेंट आएगा तो आपका जो पूरा प्रोसीजर है फॉर्म का, कि फॉर्म कहां से भरे, कैसे खोले, कैसे ओपन होगा, कहां कहां क्या आपको एसेंशियल चीजें ध्यान रखनी है, क्या डाटा फिल करना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए ज्यादा ज्यादा अगर कमेंट करोगे आप, ठीक है, ज्यादा ज्यादा कमेंट, ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे नया एक वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट आपका पूरा डिटेल रहेगा कि आपको फॉर्म कहां से लेके क्या ओपन करना है, किस तरह से भरना है, सारा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। पर रेगुलर मैं अभी रफली आपको बता देता हूं कि आपको यहाँ पे 3 ऐप की वेबसाइट है, ठीक है। एक सीबीएसई की देखने को मिल जाएगी, आप एक केवीएस की और एक एनवीएस की, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, तीनों आपकी वेबसाइट पे ऑफिशियली उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब एक फॉर्म फिल करते वक्त आपकी जो बेसिक आपकी मार्कशीट है, 10th 12th ग्रेजुएशन जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो तो उसमें जो डाटा है वही आपको यहाँ पे आवेदन में भरना है। इस चीज तो ये चीजें तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। और आवेदन में दोस्तों हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपका यहाँ पे भुगतान है, एग्जाम फीस और प्रोसेसिंग फीस लगेगी, वो भी बता देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। जो भी आवेदन कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो दोस्तों वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसकी एग्जाम फीस और प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है ये देख लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर से ले लो और लेब अटेंडेंट तक, तो दोस्तों यहाँ पे 2300, ठीक है, 2300, 1500, 1200, ये 3 टाइप के आपको भुगतान है वो करने पड़ेंगे। कैटेगरी वाइज में हो सकता है थोड़ा सा इनका रिलैक्सेशन हो, ठीक है, पर मिनिमम आपका 500 रुपए तो लगना ही लगना है, ठीक है। हो सकता है जनरल ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस उनके लिए यहाँ पे 2300, 1500, 1200 हो, वहीं इस पे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए हो सकता है 500 रुपए का यहाँ पे भुगतान ही करना पड़े मात्र, ठीक है। वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो जैसा मैंने बोला था साफ है, अगर कैंडिडेट एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूबीडी है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो मात्र वहां पे उनको, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मात्र 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, मात्र 500 रुपए का। और जो रिमेनिंग कैटेगरी बच जाती है, चाहे वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करे, तो उनको 2300 या 1500 या 1200 का भुगतान करना पड़ेगा पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल विल बी चार्ज बाई बैंक, यानी आपका 500 लग रहा हो, 1200, 1500, 2300, इसके अलावा जो जीएसटी का पैसा है अलग से वो भी ऐड हो गया, यहाँ पे आपका लास्ट पेमेंट को दिखने लग जाएगा, वही आपको वहां पे लास्ट पेमेंट करना है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे लेटेस्ट आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, ओके। ऑनलाइन जो मोड है पेमेंट का, आपको डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग बहुत अलग अलग फैसिलिटी आ जाती है, जब ऑप्शन आएगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी पेमेंट के मोड में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप अब जब अपना आवेदन कर लेते हैं, ठीक है, आवेदन कर लेते हैं तो आपको उसका पूरा प्रिंट आउट ले लेना है नेक्स्ट फ्यूचर के लिए कि आपने क्या किस पोस्ट के लिए आवेदन कराया। अगर आप पास होते हो तो उस दौरान आपका यहाँ पे काम आ जाएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, देख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेन आपकी ये डेट आती है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे, 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो आपका डेट है एग्जाम फॉर्म की, जो जिस दिन क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर लास्ट डेट है। इस दौरान आप यानी 14 नवंबर 2025 से लेके आपका 4 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका डाटा कम हो, ठीक है, अधूरा है, ठीक है, वो चीजें आपको पूरी कंप्लीट रखनी है और इस अवधि के दौरान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पे पेमेंट है, पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 4 दिसंबर सेम, ठीक है, यानी 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में आप अपना फॉर्म और आपकी पेमेंट ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और आ जाते हैं यहाँ पे दोस्तों एक और चीज देखने को मिलेगी, क्या, प्रोबेशन ऑफ पीरियड 2 ईयर, ठीक है। बहुत सोच के और देख के बहुत धक्का लगा होगा कि सेंट्रल की वैकेंसी है और प्रोबेशन मांग रहे हैं 2 साल का। तो दोस्तों ये पढ़ के तो मेरे को भी धक्का लगा है कि प्रोबेशन 2 साल का मांग रहे हैं। तो दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट विल इनिशियली प्रोबेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर व्हिच कैन बी एक्सटेंड एट द डिक्रेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी वही चीज है जो स्टेट लेवल में आपको देखने को मिलती थी। आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड वहां पे निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं 2 साल में आपको फुल सैलरी तो मिलेगी, इतना तो फिक्स है, पर कुछ चीजें होता है जैसे एरियर डीए, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको रोक लिया जाता है। वहां पे हो सकता है ज्यादा जो फुल अलाउंस मिलते होंगे आपको, तो कुछ अलाउंस आपके वहां पे रोक लिए जाए, पर 2 साल का यहाँ पे प्रोबेशन आपको निकालना पड़ेगा। और अब जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है आपका, तो कॉम्पिटेंट जो भी अथॉरिटी रहती है तो दोस्तों उसके द्वारा वो चीज आपको नेक्स्ट आपका स्थायीकरण कर दिया जाएगा। अगर आप किसी न किसी कारण से वहां पे कमी पाई जाती है किसी आपकी अथॉरिटी को, तो दोस्तों वो भी नेक्स्ट डेफर कर सकते हैं 1 साल। तो जब तक स्थायीकरण नहीं होता तब तक दोस्तों आपकी जो जॉब है, पोस्ट है, वो खतरे में रहती है हमेशा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
इसके अलावा ये ओएमआर सीट का तो आपको बता ही दिया, ठीक है। यहां पे दिया गया है क्या, कैंडिडेट जो उनकी ओएमआर सीट है, ठीक है, अदर रिलेटेड पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन रेस्पेक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्ड ओनली फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, ओएमआर है, ठीक है, वो जो भी वेबसाइट है, चाहे एनवीएस की, केवीएस की, सीबीएसई की बोर्ड पे अगर उपलब्ध है तो दोस्तों वो ड्यूरेशन 6 मंथ की रहेगी। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके 6 महीने तक ही ये वैलिड रहेंगे, यानी वहां पे मिल लेंगे, उसके बाद में वो वहां से हटा लिए जाएंगे। इसलिए जो भी आपको देखना है वो 6 मंथ, जब भी आपका फाइनल रिजल्ट हो तो उसके 6 महीने तक ही ये चीजें उपलब्ध रहेगी आपके पास में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूरा क्लियर कर दिया गया है, पूरा नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये बाकी सभी फॉर्मेट है जो आपके जब भी आप लास्ट फाइनल सेलेक्ट होते हो तो दोस्तों उस समय आपके यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। मैं इसको वापस और जूमिंग कर देता हूँ, ठीक है, ये जूम कर दिया मैंने। आपका मेन टाइम ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन फॉर्म है कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब रहेगी। तो दोस्तों कंप्लीट नोटिफिकेशन हो गया केवीएस एनवीएस का, जिसमें कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिली थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ये आपकी टीचिंग वाली पोस्ट हो गई, ठीक है। आपकी टीचिंग में 3 ही आती है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। इसके अलावा आपके असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसके अलावा क्या आपके स्टेनो ग्रेड 1st ग्रेड 2nd, जेएसए, एसएसए, एलडीसी, ठीक है, आपकी एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है, और यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आईएन असिस्टेंट इंजीनियर, ये सभी पोस्ट नॉन टीचिंग के अंतर्गत आई थी। सारी डिटेल बता दी है, योग्यता से लेके आपका एग्जाम स्कीम किस तरह से रहेगा, किस तरह से नहीं रहेगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस कंप्लीट वीडियो को देखें और हमारा पुराना जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो भी देखें, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो भी लास्ट में जिनको भी जैसा भी ये वीडियो देखने को मिल रहा हो, कंप्लीट वीडियो देखिए जिससे हर चीज की नॉलेज आपको हो सकी। मैंने पूरा जो डिटेल वीडियो है इसलिए बनाया है कि आपकी एक भी चीज ना छूटे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए पर जो कंप्लीट जो सूचना है आपके लिए वो आपको एक ही जगह मिल जाए। पर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि वापस सेपरेट हर चीज के लिए मैं पार्शली बनाऊं तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा। जितने ज्यादा कमेंट आते हैं दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस है ना, मोटिवेशन उतना ही बढ़ता है। आपके लिए जितना ज्यादा कर सकने की कोशिश होती है हम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा कमेंट करना होगा, वीडियो को ज्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना होगा। बेल आइकन साथ में दबा लीजिए जिससे जो भी कोई अपडेट हो किसी भी वैकेंसी का, एनवीएस, केवीएस और आपका यूआरएस, आपका सारा अपडेट आपके हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वैकेंसी में। धन्यवाद, जय हिंद।